जय हिंद दोस्तों। आज फिर से मैं दोबारा ये फटका फॉर्म को फिल करने का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी वीडियो बनाई थी और अपलोड भी की थी। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था और अच्छा खासा उन लोगों ने कमेंट भी किया था, क्वेश्चन भी किया था। लेकिन किसी कारणवश उस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया है। अब क्यों हटाया गया ये कारण नहीं पता चला। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपके फटका फॉर्म को फिल करने का जो वीडियो आपने बनाया था वो दिख नहीं रहा है, तो यदि नहीं दिख रहा है तो आप फिर से बना दें वीडियो। तो आप लोगों के अनुरोध पर मैं दोबारा एक वीडियो बना रही हूँ इस फॉर्म को फिल करने का, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह से अपने सवाल पूछते रहें, मैं जवाब देती रहूँगी। और थोड़ा मुझे लेट हो जाता है जवाब देने में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्या करूँ, मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ लाइफ में, थोड़ा समय निकाल कर आप लोगों को थोड़ी जानकारी भी देना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय निकाल लेती हूँ। और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब मैं जितना जल्दी हो सके दे दूँ। तो आइए इस फॉर्म को मैं फिल करने का फिर से एक बार वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ आपको। इसे फटका फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को जो है बेसिकली एनआरआई लोगों को फिल करना है। एनआरआई वो पर्सन होते हैं जिनको नागरिकता तो इंडिया की मिली रहती है, मतलब वैसे भारतीय जो सिर्फ काम करने के लिए भारत को छोड़ दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ वो जॉब करते हैं, किसी भी तरह का जॉब, तो उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है। उनका घर, उनका परिवार, सब लोग यहीं रहते हैं, इंडिया में ही। उनको वोट देने का अधिकार भी इंडिया में ही रहता है, लेकिन सिर्फ जॉब के पर्पज़ से या बिजनेस के पर्पज़ से, या कुछ लोग पढ़ाई के लिए 6 महीने से ज़्यादा यदि दूसरे देश में रहते हैं तो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। तो उन्हीं एनआरआई लोगों के लिए ये फॉर्म भेजा जा रहा है एलआईसी के द्वारा, और उन्हीं लोगों को भेजना ये ज़रूरी भी है। जो लोग एनआरआई नहीं हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं भी कर सकते हैं। जो एनआरआई नहीं है और उनको यदि एलआईसी ये फॉर्म भेज रही है तो वो यहाँ पर सिर्फ नोट एप्लीकेबल लिख करके इस फॉर्म को अपना पैन का फ़ोटोकॉपी, आधार का फ़ोटोकॉपी और इसके साथ जो एक अटैच्ड पेपर मिला है, उन 4 पेपर को एक साथ लगाकर अपने सर्विस ब्रांच में जमा कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आज मैं भरने का बता रही हूँ। पहला जगह जो है, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर, ज्वाइंट पॉलिसी होल्डर, मतलब एक तरह से जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका नाम भरना है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर वो लोग होते हैं जो एलआईसी में पॉलिसी खरीद चुके हैं, तो उनका यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर पॉलिसी नंबर होगा। प्रपोजल और एप्लीकेशन नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है। तो स्टार्टिंग में ही यदि आप एनआरआई हैं और स्टार्टिंग में ही इंडिया से एलआईसी खरीद रहे हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, वो डाल सकते हैं। प्रपोजल नंबर वो होता है कि जो लोग ऑफलाइन पॉलिसी खरीदते हैं तो उनको एक प्रपोजल नंबर दिया जाता है, और वो एनआरआई हैं और स्टार्टिंग में ही पॉलिसी खरीद रहे हैं तो वो अब जो है स्टार्टिंग में ही ये प्रपोजल नंबर के साथ अपना ये फटका फॉर्म भर कर दे सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में यहाँ पर नाम पॉलिसी होल्डर का, यहाँ पर पॉलिसी नंबर या प्रपोजल नंबर या एप्लीकेशन नंबर। आगे कहा जा रहा है कि रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पस इन जुरिडिक्शंस आउटसाइड इंडिया। इसका कहने का मतलब हुआ कि इंडिया के बाहर यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो यहाँ पर लगाएंगे यस, यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आप लगाएंगे नो। यदि आप बाहर दे रहे हैं तो यस और नहीं दे रहे हैं तो नो। मतलब कि यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं और वहाँ टैक्स लग रहा है तो आप यस लगाएंगे। यदि आप विदेश में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ आपका टैक्स ही नहीं लग रहा है तो आप नो लगाएंगे। यदि आप वैसे देशों में रहते हैं जहाँ की टैक्स दे रहे हैं, जो कि इंडिया के बाहर आप जॉब कर रहे हैं और आप टैक्स दे रहे हैं, तो उस देश का नाम, एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं, एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर
यानी टीन नंबर मिलेगा, वो भरना है। एक टीन या फंक्शनल इक्विवेलेंट नंबर इशूइंग बाय कंट्री, उस देश के द्वारा ये इशू किया जाता है, उसको भरना है यहाँ पर। वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड, आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो प्रोवाइड किया गया उस कंट्री में, उसका वैलिडिटी कब तक का है, वो यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से ये पांचों कॉलम आपको भरना है। आगे है, इफ कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इज वन ऑफ द जुरिडिक्शन दैट अलाउज रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एंड इज नोटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, also fill the additional declaration in part 2 mandatory। मतलब कहा जा रहा है कि वैसे कंट्री जो OECD के दायरे में आते हैं, OECD के दायरे में वो गल्फ कंट्रीज आते हैं जहाँ की टैक्स नहीं लगता, तो उनके लिए जो पार्ट 2 का डिक्लेरेशन है वो भरना बिल्कुल ज़रूरी है। ये पार्ट 2 इधर है, दूसरी साइड, यहाँ आप देख रहे हैं, ये पार्ट 2 दिया गया है, ये भरना उनको पढ़कर ज़रूरी है। ये वाला लाइन जो गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, ये फॉर्म फिल करने के लिए मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो NRI हैं। जो NRI नहीं है उनके लिए तो मैं ऑलरेडी बता दी, नोट एप्लीकेबल लिखकर बस जमा कर देना है। तो यहाँ ऊपर से आप समझ चुके हैं, अब आगे बता रही हूँ। फादर नेम, जो पॉलिसी होल्डर हैं उनका फादर नेम मैंडेटरी है, भरना जरूरी है। स्पाउस नेम ऑप्शनल है, मतलब अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखें, यदि पॉलिसी होल्डर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखें। ऑप्शनल है, भरना जरूरी नहीं है, यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। जेंडर मैंडेटरी है, मतलब आप महिला हैं या पुरुष हैं वो यहाँ पर भरना है और ये भरना जरूरी है। पैन ऑप्शनल है, यदि आप डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके लिए एक अलग से ID प्रूफ दे रहे हैं, तो पैन ऑप्शनल यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन आपको पैन का फोटोकॉपी देना जरूरी है। पैन नंबर आप भले या ना भरें, लेकिन पैन का फोटोकॉपी देना जरूरी है। आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आप आधार का फोटोकॉपी जरूर लगाएंगे। आइडेंटिफिकेशन टाइप, मतलब आप ID प्रूफ के तौर पे क्या दे रहे हैं, तो यदि आप NRI हैं तो आप अपने पासपोर्ट का फोटोकॉपी भी जरूर लगाएं। उसके अलावा आप पैन का भी फोटोकॉपी लगाएं और आधार का भी फोटोकॉपी लगाएं। आइडेंटिफिकेशन टाइप जो है मैंडेटरी है, इसमें से कोई एक आप किसी एक चेक बॉक्स पर टिक करके आपको वो पेपर तो देना जरूरी ही है, साथ में साथ आधार और पैन का फोटोकॉपी भी देना जरूरी है। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन टाइप जो भी आप एक ID दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो आप पैन कार्ड पे टिक लगा दिए। उसके बाद पैन कार्ड पर एक नंबर दिया जाता है आपको, वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन टाइप, ये आपका मैंडेटरी है, मतलब आप क्या काम करते हैं वो लगाना मैंडेटरी है। जैसे आप सर्विस कर रहे हैं विदेशों में तो यहाँ इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। यदि ना ही आप सर्विसमैन हैं ना ही आप बिजनेसमैन हैं, कोई और ही काम कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। और यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई काम होता है जिससे कि आपको इनकम हो रही है विदेशों से, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर आप कर चुके हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है भरना। प्लेस ऑफ बर्थ ये भी भरना ज़रूरी है कि आपका जन्म किस जगह हुआ। सिटी कंट्री ऑफ बर्थ, किस देश में आपने जन्म लिया, ये भी भरना ज़रूरी है। सिटीजनशिप नागरिकता, ये भी भरना ज़रूरी है कि आपको नागरिकता किस देश का मिला हुआ है, वो यहाँ भरना है। नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता किस देश की है, ये भी भरना जरूरी है। एड्रेस टाइप मैंडेटरी है, मतलब आपको एड्रेस फुल फिल करना है यहाँ पर, और ये भरना आवश्यक है। पहले तो एड्रेस टाइप में आपको इन चेक बॉक्स में से किसी एक पे टिक करना होगा। एड्रेस टाइप वो एड्रेस हुआ, या तो आप रेसिडेंशियल या बिजनेस, मतलब या तो आप जहाँ रह रहे हैं अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं,
या आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, इसको टिक कर देंगे। यदि आप सिर्फ रेसिडेंशियल का दे रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। यदि आप सिर्फ जहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे रहे हैं तो इसको टिक करेंगे। यदि आप रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि आपका ऑफिस है जो कि रजिस्टर्ड है, तो इसको टिक करेंगे। और कोई ऐसा जगह जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड ही नहीं है, लेकिन आप वहीं पर फ़िलहाल रह रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो भी पोस्टल चीज़ हो वहीं उसी एड्रेस पे जाए, तो आप अनस्पेसिफाइड में क्लिक करके और यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस में हो गया नंबर, बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट या लोकेलिटी, मतलब आपके बिल्डिंग का नाम क्या है, गली नंबर कितना है, बिल्डिंग का नंबर भी होता है वो यहाँ भरेंगे। किस शहर में है ये भरेंगे। स्टेट, प्रोविंस या कंट्री, मतलब किस राज्य में है वो आपको यहाँ भरना है। पोस्टल कोड या पिन कोड जिसे कहते हैं वो यहाँ भरना है। देश यहाँ भरना है, कंट्री। यदि आपका एड्रेस और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो ऑल डिफरेंट फ्रॉम एबव, ये ऑल डिफरेंट फ्रॉम एबव का मतलब हुआ कि यदि इस एड्रेस से ये वाला एड्रेस आपका अलग है तो आप दोनों को अलग अलग फिल करेंगे। और यदि दोनों सेम है तो इसको भरने के बाद इसको भरना जरूरी नहीं है। यहाँ पर भरेंगे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर। यहाँ पर डेट डालेंगे जिस डेट में आप फिल कर रहे हैं। कौन से जगह पर आपका पॉलिसी है वो जगह डालेंगे कि आपने किस ब्रांच से या किस जगह से, किस स्टेट से या किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पॉलिसी खरीदा है, उस जगह का यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर अपना साइन करेंगे, नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब अगला पेज है जो दूसरे साइड, ये मैं बताई थी कि OECD के दायरे में जो भी कंट्री आते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कंट्री का नाम। एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहमास, बहरीन, बारबाडोस, साइप्रस, डोमिनिका, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे कंट्री का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे कंट्री में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग इस पार्ट 2 को ज़रूर भरेंगे। यदि वो इन कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो वो सीरियल नंबर 1 को भरेंगे और 2 को भरेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर 1 कर रहा है कि नेम ऑफ जुरिडिक्शंस कवर्ड इन OECD लिस्ट इन विच यू आर टैक्स रेसिडेंस। उस कंट्री का नाम लिख देना है जो OECD के दायरे में आ रहा है और जहां आप अपना जॉब कर रहे हैं। दूसरा है, डिड यू ऑब्टेन रेसिडेंस राइट्स अंडर एनी स्कीम इन द एबव जुरिडिक्शन। तो यदि आप यहाँ कहीं रह रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है यस। उसके अलावा ये 3, 4, 5 उन लोगों को भरना है जो इस कंट्री के अलावा यहाँ पर रह रहे हैं, जो ये OECD के दायरे में नहीं आ रहे हैं और इन कंट्रीज़ के अलावा अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो 3, 4, 5 को फिल करेंगे। 3, 4, 5 को अच्छी तरह पढ़ेंगे और इन्हीं में से किसी एक में भरेंगे। जैसे 3 कह रहा है कि डू यू होल्ड रेसिडेंस राइट्स इन एनी अदर जुरिडिक्शंस, तो आपको किसी और रेसिडेंस में जो है आपको अधिकार मिला हुआ है रेसिडेंस का, मतलब घर का, रहने का। तो यदि आप हैं गल्फ कंट्री के अलावा तो लिखेंगे यस। इफ़ यस तो प्लीज़ स्टेट द नेम ऑफ सच कंट्री, तो उस कंट्री का नाम भरना है आपको। आर यू ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ सच कंट्री, तो लिख देना है यस। यदि आप इसमें भरते हैं यस तो कहने का मतलब है कि यदि आप OECD में रह रहे हैं इन कंट्रीज़ में जहाँ की टैक्स नहीं लगता है, तो आप उस कंट्री का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डिड यू ऑब्टेन रेसिडेंस राइट अंडर एनी CBI RBI स्कीम इन द एबव जुरिडिक्शंस, क्या आपको रेसिडेंस का राइट, अधिकार मिला हुआ है वहाँ पर घर बनाने का या रहने का, जो भी हो। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, या उस तरह का जो RBI का एक स्कीम है उसके अंदर अगर आपको नहीं मिला राइट तो नो कर देना है, लेकिन उस कंट्री का नाम जरूर गल्फ कंट्री का लिखना है जहां आप जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखना है कि डू यू होल्ड रेसिडेंस राइट एनी अदर जुरिडिक्शंस, इन कंट्रीज़ के अलावा
क्या आपका कहीं और भी घर है जहां आप रह रहे हैं, क्योंकि इन कंट्री में तो टैक्स लग नहीं रहा है, और जहां आपका घर है यदि आपकी इनकम वहां जा रही है और वहां टैक्स लग रहा है तो आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ यूएई का भरते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि डिड यू ऑब्टेन रेसिडेंस राइट्स अंडर एनी स्कीम इन एबव जुरिडिक्शन और यस भरते हैं। डू यू होल्ड रेसिडेंस राइट्स इन अदर जुरिडिक्शन, तो यदि आप भरते हैं यस और वो कंट्री हो गया इंडिया, तो आर यू ए टैक्स रेसिडेंस इन सच कंट्री, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि आपकी इनकम यदि इंडिया में आ रही है और वहाँ अगर कोई टैक्स लग रहा है तो आपको यस भर देना है। आगे कह रहा है हैव यू स्पेंड मोर देन 90 डेज इन एनी अदर जुरिडिक्शंस, यदि आप किसी और जगह पर 90 दिन से ज़्यादा बिता चुके हैं तो लिखना है यस, और वहाँ पर रह रहे हैं उस कंट्री का नाम लिखना है और लिखना है कि टैक्स रेसिडेंस ऑफ सच कंट्री, तो 90 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं और टैक्स कटा रहे हैं तो लिखना है यस, यदि टैक्स नहीं कटा रहे हैं तो नो लिख देना है। सिंपल सी बात है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये पार्ट 2 को फिल उन्हीं लोगों को करना है जो OECD यानी यहाँ पर जो भी कंट्री का नाम लिखा है उनमें से किसी एक कंट्री में यदि जॉब कर रहे हैं तो उनको सीरियल नंबर 1 उस कंट्री का नाम और सीरियल नंबर 2 में यस कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो है इफ़ यू आंसर यस टू एनी ऑफ द क्वेश्चन 3C 4C 5C above then kindly provide the follow details of such country। यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप ये 3 का C, 4 का C, 5 का C में यदि आप यस करते हैं तो आपको उस कंट्री का डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर इंडिया भर दिए, आप गल्फ कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आपका टैक्स इंडिया में कट रहा है और आपने इंडिया यहाँ भरा, तो आपको इंडिया का नाम, वहाँ का आपका घर का एड्रेस जो भी है, यहाँ पर आपको इंडिया का एक टैक्स नंबर दिया रहता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भरना है। इंडिया में एक फंक्शनल इक्विवेलेंट नंबर इशू होती है, 3 इक्विवेलेंट नंबर इशू कंट्री के द्वारा होती है, वो भरना है। मतलब इस तरह से आपको भरना है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आप गल्फ कंट्री में हैं, OECD इन कंट्री में, तो आप 1 और 2 को भरें। यदि आप OECD में नहीं हैं तब आप 3 या तो 4 या तो 5, तीनों में से कोई एक कंडीशन यदि आपके साथ लग रहा है तो आप किसी एक को भरेंगे, तीनों को भरना जरूरी नहीं है। और यदि किसी एक को भरते हैं तब आपको ये कॉलम भरना जरूरी है। इस कॉलम में क्या भरना है ये मैं बता चुकी हूँ। उसके आगे है इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है, राइट का, कट नहीं करना है। उसके अलावा आगे है कि आपको यहाँ पर डेट भरना है, जिस डेट में आप भर रहे हैं, आपके सर्विस ब्रांच का जगह का नाम भरना है, आपका सिग्नेचर, आपका नाम और मोबाइल नंबर भरना है। तो इस तरह से आपको इस फटका फॉर्म को फिल कर देना है। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब यदि आपकी कोई भी सवाल होती है फटका फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने फटका फॉर्म को लेकर और भी सवाल किए हैं, तो उनके सवालों का जवाब को मैं जल्दी लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं LIC से रिलेटेड, ताकि आपका पैसा ना डूबे LIC में, क्योंकि आपका पैसा LIC में तभी डूबता है जब आपको जानकारी का अभाव होता है, वरना LIC में पैसा कभी किसी का नहीं डूबता है। आप ये मन से ख्याल निकाल दें कि LIC किया है तो पैसा डूब जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं डूबेगा पैसा, क्योंकि LIC 100% गवर्नमेंट की संस्था है। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है जो आपका पैसा डूब जाएगा। आप आंख बंद कर LIC पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि LIC की जो भी शर्तें होती हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो ही आपका पैसा डूबता है, वरना यदि आप फॉलो करते हैं तो कभी किसी कस्टमर का पैसा नहीं डूबता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे यदि कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।